फाउंडेशन की तरफ से आप सबका कलम इवेंट में स्वागत करता हूँ। कलम एक अनूठा प्रयास है प्रभा खेतान फाउंडेशन का हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने का। प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं वी केयर की ओर से सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को और कलम के सहभागी एहसास उमैर ऑफ अजमेर को। आज हमारे साथ उदय प्रकाश जी हैं। आप बहुत चर्चित हैं, आप जानते हैं। मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियां हो जाए उदय प्रकाश जी। उनसे बातचीत करेंगे अनंत जी, अनंत भटनागर जी, आपके ही शहर से चर्चित नाम में से एक हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार तालियां। अनंत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कार्यक्रम की आगे शुरू करें। मैं पुनः अजमेर के साहित्यिक वर्ग की ओर से उदय प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस आयोजन में जिस तरह से ये हॉल खचाखच भरा है, साहित्यिक कार्यक्रमों में इतनी भीड़ कम हो पाती है, लेकिन ये उदय प्रकाश के नाम का आकर्षण है जो सबको। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो आज के समय की हिंदी कहानी का ही नहीं, हम ये कहें कि कहानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चित हस्ताक्षर हमारे बीच मौजूद है, जिसने हिंदी कहानी की भाषा को ही नहीं बदला, उसके शिल्प को, उसके विधान को बदल दिया। समय के सवालों से जूझते हुए जो कहानियां हुआ करती हैं वो पता नहीं लोकप्रिय हो पाती है नहीं हो पाती, लेकिन उदय प्रकाश वह नाम है जिसकी कहानियां अत्यंत लोकप्रिय कहानियां हैं, जिसको लोग हर जगह सराहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच होना, उदय प्रकाश को हम सिर्फ कहानीकार कहें तो उनकी कविताएं कहाँ जाएंगी, कवि के रूप में भी उतने ही सृजनशील रचनाकार, निबंध, आलोचना, लेखन, पत्रकारिता और चित्रकार भी, उसके बाद अनुवाद और महत्वपूर्ण कृतियों का आपने स्वयं अनुवाद किया है और आपकी रचनाएं करीब करीब विश्व की सारी मुख्य भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच है। मैं कुछ कविता संग्रह और इनके नाम भी जरूर लेना चाहूँगा। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, ये आपकी कविता संग्रह। दरियाई घोड़ा, तिरिच, पॉल डोमरा का स्कूटर, अरेबा परेबा और अंत में प्रार्थना, मोहनदास और बहुत चर्चित कथा संग्रह पीली छतरी वाली लड़की, दिल्ली की दीवार। निबंध व आलोचना के क्षेत्र में ईश्वर की आंख, नई सदी का पंचतंत्र, तेरी मेरी बात। ये ईश्वर की आंख पुस्तक आज आपको यहाँ भेंट की जाएगी। हिंदी जगत के जो पुरस्कार की अगर हम श्रेणी बात करें तो हिंदी के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार उदय प्रकाश जी के को मिल चुके हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो कि नए रचनाकारों को दिया जाता है, उसकी शुरुआत से लेकर ओम प्रकाश ग्रेवाल, श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध सम्मान, वनमाली सम्मान, पहल सम्मान, रूस का पुष्किन सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद सम्मान और साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ये वो श्रेणियां हैं, वो पुरस्कार हैं जो कि हिंदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार माने जाते हैं। उन सब से सम्मानित उदय प्रकाश का हमारे बीच होना अजमेर के साहित्यिक इतिहास की भी आज महत्वपूर्ण घटना है। तो हम करीब 30 से 35 मिनट बातचीत करेंगे और 10-15 मिनट का समय आपके प्रश्नों के लिए होगा। मैं बात को शुरू करते हुए बहुत पहले सामान्य सी बात से ही शुरू करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का या एक उदय प्रकाश ही हमारे सामने है, उसका साहित्य की ओर एकदम से कैसे वो उन्मुख हो जाता है कि मेरे को साहित्य लिखना है। वो कौन सी संवेदना है या कोई आपका बचपन का, किशोरावस्था का कोई ऐसा बात हो कि आपको लगाओ कि हाँ मुझे तो साहित्य लिखना चाहिए? मैं बहुत ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सचमुच कोई नहीं जानता कि वो क्या बनेगा और यह भी कोई नहीं जानता कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। और जो जानबूझकर करते हैं ये मान के चलें कि उसमें कुछ न कुछ उनके कर्म और उनके कोई ना कोई गैप जरूर है, दूरी जरूर है।
तो मैं बचपन से ही लिखने लगा था, चित्र बनाता था। और मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी माँ थी बहुत दूर से आई कहीं, पहले बचपन में ये शादियाँ जल्दी हो जाती थी। मेरी माँ 13 वर्ष की उम्र में विवाहित हो गई थी, वो भोजपुर से आई थी। और दूरी इतनी है कि आजकल तो बहुत सारी दूरियाँ बहुत नज़दीकियाँ लगती हैं, लेकिन तब सोचिए जब ट्रेनें बहुत कम होती थी, बसेस थी नहीं, कारें नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे। आज जितने भी गैजेट्स आप देख रहे हैं जो समय और स्थान दोनों की दूरी को घटाते हैं, तो जब विवाह होकर के आई हज़ारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सीमा में, तो उनके साथ काम करने वाली उनकी एक सहेली आई थी। तो उनकी भाषा ही दूसरी थी, भोजपुरी थी। तो कई बार मुझसे पूछा करते हैं लोग कि यूरोप में जाता रहता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, तो बड़े गर्व से कहते हैं भाई हम तो मल्टीलिंगुअल हैं, हम ट्राईलिंगुअल हैं। तो मैं कहा करता हूँ हम सब मल्टीलिंगुअल हैं। मेरी माँ भोजपुर की हैं, तो मैं अपनी मातृभाषा किसे कहूँ। मेरे पिता बघेली बोलते थे, जो अवधि का ही एक रूप है। तो पितृभाषा अगर कोई होती हो, फादर्स लैंग्वेज मदर टंग की तरह, तो पितृभाषा तो बघेली थी। लेकिन जहाँ मेरा गांव था, सारे दोस्त थे, समाज था, वो छत्तीसगढ़ी बोलती थी। तो छत्तीसगढ़ी भी, तो हम तो शुरू से ही बचपन से ही कई भाषाओं के शब्द भंडार, कई भाषाओं के मुहावरे, कई भाषाओं की कहानियाँ, किस्से, तो हम सब के साथ ये रहा। तो मुझको जो प्रेरणा मिली वो ये कि माँ अपने साथ एक नोटबुक लाई थी, कॉपी, उसमें वो गीत लिख के लाई थी भोजपुरी। और आप जानते होंगे चैती, गुलरिया, सोहर, विवाह के गीत, और वो गाया करती थी, बहुत अच्छा गाती थी। और हर गीत के पहले एक छोटा सा चित्र बनाती थी, चिड़िया का, फूल का, या जो भी। तो मुझे वो दोनों चीज़ें आकर्षित करती थी। तो पहले तो मैं लिपि नहीं पहचानता था, आकृतियाँ पहचानता था। तो मैंने सबसे पहले चित्र बनाने शुरू किए। फिर मुझे लगता है कि शायद सारी क्रिएटिविटी जो है, रचनात्मकता, उसमें कोई ऐसा विभाजन होता नहीं है कि कोई चित्र बनाता है तो कविता नहीं लिख सकता, कविता लिखता है तो कहानी नहीं लिख सकता, कहानी नहीं लिखता है तो और कुछ फिल्म नहीं बना। मुझे लगता है कि सारी कहीं ना कहीं वो एक ही चीज़ें होती हैं। तो चित्र से फिर सीधे कविता, तो बचपन से ये हो गया था, ये बहुत कम उम्र से हो गया। तो मैंने सोचा नहीं कि मैं आगे चल किसी भाषा में जीना और मरना होगा। बिज्जी कहा करते थे, देवल जी बैठे हुए हैं, तो बिज्जी को मैं लगभग पिता की तरह मानता हूँ। तो कहते थे कि भाषा जो है उसी में सांस लेना, उसी में रहना, उसी में जीना, उसी में मरना। तो हमारी तो पूरा पर्यावरण है वो। और जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो एक होता है ना उसमें एक्सेप्टेंस स्पीच, कि आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं ये पुरस्कार। तो मैंने कहा कि स्वीकार तो कोई पुरस्कार नहीं करना चाहता, लेकिन इससे थोड़ी सी जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं, स्वीकृति मिलती है सांस्थानिक। लेकिन स्वीकार करते हुए ये ज़रूर लग रहा है कि मैं भाषा का आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरी जंगल, जल, ज़मीन जो भी है वो भाषा है। और उनकी जो स्थिति आज है विस्थापन की, वो हर जगह से निकाले जा रहे हैं। तो लगभग हम सब जो भाषा को ही अपना जीवन और सब कुछ मानते हैं, हमारी स्थिति आदिवासियों से भिन्न नहीं है। तो कई बार होता है ना, कहा जाता है कि आखिर इज फाइनली ट्राइबल ऑफ इज लैंग्वेज, तो अपनी भाषा का आदिवासी ही है। अब यही मुझे कहना है, मुझे लगता है जितना सही। एक बात जो और जानना चाहेंगे कि कविता आप प्रारंभ में लिखते थे, कहानी के क्षेत्र में बाद में। एक साहित्यकार को या एक रचनाकार को कब ऐसा लगता है कि उसे इस बात पर तो कविता लिखनी चाहिए या इस पर मुझे कहानी लिखनी चाहिए? बहुत कठिन सवाल है। लेकिन मैं कहा करता हूँ, मैं ओरिजिनली पोएट हूँ, मैं मूल रूप से कवि हूँ। और मुझे लगता ही नहीं मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, लगता है मैं कविता लिख रहा हूँ। और कई बार कविता लिखता है, लोग कहते भी हैं कि आपकी कविता में नैरेटिव होता है, तो कहानी जो है वो कविता में आ जाती है। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत मज़ेदार है कि मैंने कहानी बहुत कम लिखी, बहुत ही कम लिखी। और जब कॉलेज में था तो हर कॉलेज की एक पत्रिका निकला करती है जो कॉलेज मैगजीन होती है। तो उसमें मेरे एक मित्र ने कहा कि नहीं आप एक कहानी लिख के देखो इस बार। तो मैंने कहानी लिखी, बिजली का बल्ब और मौत का फासला। तो कहानी छपी, कविताएं पहले से छपती थीं। तो मैंने पाया कि इतना लोकप्रिय हुआ मैं कॉलेज में कि उस समय जो दोस्त बने आज तक दोस्त हैं। तो कहानी का जो दायरा है वो ज़्यादा लोगों तक ले जाता है। कविता
संगीत की तरह संगीत में और भी कम लोगों को आप पाएंगे श्रोताओं को, कविता में तो और भी कम, और अगर और फाइन आर्ट्स में जाएंगे या बहुत ही हायर साइंस में जाएंगे तो वहाँ लोग कम होते जाते हैं, परसेप्टिबिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन जो रीच है उसकी, जो उसकी पहुँच है वो लगातार कम होती है। लेकिन मैं कभी हूँ, मैं अब भी कहना चाहता हूँ और मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई कुम्हार जो जानता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी को तैयार कैसे किया जाना चाहिए, और आमा क्या होता है, चाक क्या होती है, कैसे घुमाया जाए, कहाँ पे उंगलियां लगाई जाए तो एक सुराही या घड़ा बनता है, अब वो बना रहा है। धोखे से उसने कभी किसी की कमीज सिल दी तो उसको लोग दर्जी कहने लगे। तो मेरे साथ यही हादसा हुआ, ये धोखे से मैंने कहानी लिखी और अब कवियों की जो सूची बनती है उसमें आप पाएंगे मैं नज़ारा रहता हूँ, सारे अवार्ड मिले हैं मुझे, कविताओं का भी कम अनुवाद नहीं हुए, उतने ही हुए हैं। लेकिन जहाँ मैं बुलाया जाता हूँ कि आपने मोहनदास लिखा, आपने पीली छतरी वाली लड़की लिखी, आपने दिल्ली की दीवार लिखी, आपने ये लिखा, कोई नहीं पूछता कि मैंने तिब्बत भी लिखी थी। और तिब्बत आज भी हर भाषा में है, और अभी जब कभी तिब्बत के लोग अपनी मुक्ति के लिए कोई जुलूस निकालते हैं तो वो कविता से नहीं रहती। तो ये है, मैं तो उसे पढ़ के रोया था पहली बार। मैं सुनाऊंगा अगर बहुत हाँ बिल्कुल सुनना, अंत में बिल्कुल जरूर सुनना भी चाहेंगे कविता। मूल बात हम इसको इस रूप में कि रचनात्मकता जहाँ हो तो वो विधागत परिवर्तन भी हो जाते हैं, लेकिन मूल बात तो जो चेतना की होती है। और हिंदी कहानी की जो चेतना है वो अगर हम प्रेमचंद से मुख्य माने तो वो यथार्थवादी धाराओं से मुड़ती हुई, फिर नई कहानी का आंदोलन आया, समांतर कहानी की बात हमें लगी, सचेतन कहानी में अनेक धाराएं, उदय प्रकाश भी उससे निकले के बीच बनते हुए कहानीकार हैं। तो आप स्वयं उसको किस उसमें मानते हैं कि किसी खाके में आप फिट होते हैं, प्रेमचंद की कहानियों में फिट होते हैं, या जैनेन्द्र की परंपरा का कहानीकार हैं, या फिर एक अंतिम बात भी आती है कि जो हर कहानीकार की इच्छा होती है कि मैं तो खुद ही अपनी परंपरा बनाने वाला हूँ, मुझे इसी रूप से जाना जाए। इसमें मैं एक शुरू से ही मैं इसका कहें कि मैं आपत्ति करता हूँ कई बार। कल निर्मल जी का जन्मदिन था, याद होगा, और ये बाइनरी हमेशा तैयार की जाती है, हमेशा की जाती है, और ये कहीं ना कहीं ये जो कोल्ड वॉर का समय था, शीत युद्ध का, तब से बना हुआ है कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक शिविर ये है, एक शिविर ये है। या तो आप प्रेमचंद के समर्थक हैं या जैनेन्द्र जी के समर्थक हैं। और प्रेमचंद को भले ही गोरकी नाम, भारत का गोरकी जैनेन्द्र जी नहीं कहा, लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला भी कोई एक कवि था दूसरी भाषा का। तो मुझे लगता है ये बाइनरीज होनी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि निर्मल वर्मा, अगर आप याद करें, मैं तो कहना चाहूँगा पहली बार कि 1968 में चेकोस्लोवाकिया में जो घटना घटी थी जिसको प्राग स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, तो उस समय निर्मल जी तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ने ही उनको भेजा था चेकोस्लोवाकिया, लेकिन वहाँ उन्होंने उसका विरोध किया, और उसका विरोध उनको इतना महंगा पड़ा कि आप अंत तक जानते हैं कि उनको स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन तब भी वो नामवर सिंह थे जिन्होंने उनकी नई कहानी का पहली कहानी परिंदे को माना था। तो और आप अज्ञे को सोचिए, अज्ञे और हमेशा बाइनरी तैयार की गई, लेकिन मुक्ति बोध को तार सप्तक में पहले कवि के रूप में अज्ञे ने चुना। तो मुझे लगता है जो रचनाकार होता है उसके भीतर इतने विभाजन नहीं होते हैं, वो नहीं मानता है कि वो पराया है और मैं इस शिविर का हूँ, जो वास्तविक रचनाकार है। बाकी जिनको लड़ाने में, बाइनरीज कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने में जिनको मज़ा आता है, तो वो तो फिर उदय प्रकाश तो निर्मल वर्मा की परंपरा के हैं, कहने वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं, नहीं वो तो मनोहर श्याम जोशी की परंपरा के हैं। तो ये जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और ये जिसको हम कहते हैं ना एकेडमिक्स, अकादमिकता, और ख़ासतौर से अकादमिकता के साथ जुड़ी हुई आलोचना। तो एक सुजान सोनटैग थी, बहुत अच्छी मार्क्सवादी आलोचक थी और फेमिनिस्ट भी थी अमेरिका की, आप सब जानते हैं। उनकी किताब है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशंस, व्याख्याओं के विरोध में। उसमें उनका कहना है कि जो आलोचना है वो पावर टूल है, वो जो सत्ता है वो हर जगह वो सत्ता, राजनीतिक सत्ता होती है,
लिटरेरी पावर कहाँ है, पावर टूल्स का, वो आलोचना के पास है। तो अकादमिक आलोचना कहीं न कहीं रचनाकारों के साथ वही हस्तक्षेप करती है उनके रचनाओं के साथ जो कोई टाउन प्लानर या कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई योजनाकार स्लम्स एरिया में करता है। वहाँ से लोगों को कहता है कि ब्यूटिफिकेशन के खिलाफ है, यहाँ से इनको हटाओ। तो कहीं न कहीं वह पावर टूल ऑपरेट करता है। और हमेशा आप देखेंगे लगातार कि आलोचना पराजित होती है, रचनाएं हमेशा जीतती हैं। आप प्रेमचंद का उदाहरण लें, जब शुरू में आई थी उनकी कहानियाँ, तो आचार्य शुक्ल से बड़ा आलोचक कौन था? उन्होंने कहा कि नए ढर्रे की चीज़ें लिखी जा रही हैं, नया फैशन आया है। प्रेमचंद को नहीं पहचाना। आज प्रेमचंद कहाँ है आप सब जानते हैं। हम लोगों के पास गर्व करने के लिए हिंदी में अगर कोई है कथाकार तो प्रेमचंद है। तो ये है, और ये इसके उदाहरण एक जगह नहीं हज़ारों जगह मिलते हैं। ब्रेख्त और जॉर्ज लुकाच का, तो जॉर्ज लुकाच को था कि मैं आलोचक हूँ, तो सबसे बड़ी सत्ता तो मेरे पास है, तो मैं जिसको चाहूँगा उठाऊँगा, गिराऊँगा। तो ब्रेख्त को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ब्रेख्त बेचारे जीवन भर शहर बदलते रहे और कहीं उनको ठौर ठिकाना नहीं मिला। बल्कि उनका तो बात कहना कि जितने मैंने शहर देश बदले हैं उतने मैंने जूते नहीं बदले। तो रचनाकार का जीवन कठिन होता है। तो उनकी जो कन्वर्सेशन विद ब्रेख्त, उसमें उनका कहना है कि भाई अगर आलोचना में से ये शब्द निकाल दिए जाएँ 4-5, आर्ट शुड मस्ट, यानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आलोचना बचेगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिंदु पर हूँ जहाँ से चीज़ें बन रही हैं। मुझे मालूम है कि मेरी उंगलियाँ सही हैं कि नहीं है, मिट्टी तैयार है कि नहीं है, मुझे बुखार तो नहीं है और कोई समस्या तो नहीं है, मैं उसके बावजूद घड़ा बना रहा हूँ। और आप वहाँ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं ये इस जगह से टेढ़ा है, इस जगह ज़रा खराब हो गया, इस जगह। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बिंदु हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आर्ट शुड मस्ट, ये सब इनको हटा देना चाहिए। इसका हम क्या ये अर्थ लें कि आलोचना बिल्कुल ही महत्वहीन है एक सृजन की दृष्टि से, या आलोचना निखार तो पैदा करती है? आलोचना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आलोचना की है। और आलोचना अगर रचनात्मक नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, और अगर वो अपने समय के सच्चे साहित्य को परख नहीं सकती, लेकिन जरूर नहीं वह आलोचक के द्वारा ही आए। तो आपको अगर याद होगा तो ये आप सभी जानते हैं, देवल जी तो बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि जब क्रांति हुई रूस में, है ना, तो ज़दानोव नाम के आलोचक थे, जो कि जैसे यहाँ लेखक संगठन होते हैं, जैसे रशियन राइटर्स फेडरेशन जो भी रहा, उसके वो सर्वोच्च थे। तो उन्होंने कहा कि तॉल्स्टॉय तो क्रिश्चियन है, ईसाई है, और काउंट हैं, जमींदार हैं, सामंत हैं, और अंधविश्वासों पर उनको विश्वास है, तो ये तो कभी हमारे हो नहीं सकते। उनको उन्होंने फ्यूडल काउंट रिजेक्ट किया है। तो लेनिन कोई आलोचक नहीं थे, लेनिन तो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। और अगर हमारे यहाँ गांधी थे तो एक समय में वहाँ पे लेनिन थे। आज शायद गांधी ज़्यादा बड़े लगते हैं भी, मुझे लगता है। तो लेनिन ने कहा कि नहीं, अगर उनका जो साहित्य है वह सोवियत समाज का आईना है, दर्पण। तो लेनिन ने बचाया तॉल्स्टॉय को। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की पॉलिटिकल जो डिटर्मिनिस्टिक क्या कहें, जो अहंकारों से भरी हुई, वह नहीं होनी चाहिए। और इसके नतीजे देखिए हर जगह खराब होते हैं। अगर राजनीति में भी वही अहंकार रहेगा कि हमारे पास तो सत्ता है, या साहित्य में अगर आलोचक यही अहंकार पाल ले कि इस संगठन का तो अध्यक्ष मैं ही हूँ और मैं ही अब निर्धारित करूँगा कि क्या होना है, कहाँ होना है, तो बहुत सारी रचनाएँ और वो ऑब्लिवियन में चली जाती हैं। लेकिन वो आती जरूर है, लौट के आती हैं। क्योंकि किसी भी, कहते हैं ना कि आप फूलों को खिलने से रोक सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन बसंत को तो नहीं रोक सकते। स्प्रिंग तो आता है, हमेशा आता है। तो रचनाएं लौटती हैं और उनका जीवन हमेशा आलोचना से ज़्यादा बड़ा होता है, दीर्घ होता है। आलोचना पर निर्भर नहीं करता, इसको इस रूप में लेके आलोचना पे निर्भर नहीं करता लेखन। नहीं, मेरे ख्याल से आलोचना को ध्यान में रख के लिखा भी नहीं जाना चाहिए। और वो जो आलोचना को ध्यान करके लिखेगा वो स्थायी लेखन होगा भी नहीं, उसका वो गुणवत्ता भी नहीं आ पाएगी कि जो किसी दृष्टि से लिखा जाए। मुझे लगा दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं अपनी निजी राय है। एक तो आलोचना का ही तो ध्यान नहीं रखना चाहिए, दूसरा अन्य लेखकों का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, और तीसरा पाठकों का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं
बल्कि इसमें मुझे याद आता है उनका बोर्खेस का है कि बोर्खेस कहते हैं कि मैं जब लिखता हूँ तो मुझे मालूम ही नहीं उसको पढ़ेगा कौन, इसका कोई पाठक है भी कि नहीं है, और अगर होगा तो हो सकता है पृथ्वी के किसी दूसरे छोर पर हो, और यह भी हो सकता है कि अभी न हो, कभी भविष्य में हो। तो वो लगभग ऐसी वही रचना हो सकती है अगर आप ध्यान में रख लेंगे कि मुझको तो ये इस तरह से लिखना है तो ये आलोचक प्रसन्न हो जाएंगे, या अगर ऐसा लिख दूंगा कि ये लेखक बहुत खुश हो जाएंगे, या ऐसा लिखूंगा मेरे पाठक के 4-5 दोस्त हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, तो मुझे लगता है वो समझौता होगा। और जीवन को जब मुक्ति बोध कहते थे ना कि जो रचनात्मकता है वो गहनतम मानवीय सक्रियता है, यानी डीपेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। और काफका कहते मृत्यु का एकांत, लगभग पोस्ट्यूमस एक्टिविटी, जैसे मरने के बाद कोई कर्म करे, मरने के बाद क्या कर्म हो सकता है मृत्यु के बाद, वो साहित्य कला हो सकती है, इसलिए इसको पोस्ट्यूमस एक्ट कहते हैं कि अगर आप जीवित हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो संत की तरह भी है ना, कि वो संत की तरह भी, तो इस लिहाज से मुझे लगता है पूरा समर्पण वो मानती है। और धूमिल कहते हैं ना कि कविता पूरे आदमी का 24 घंटे का खुराक बनाती है। तो इसी रूप में जो आपकी कहानियों को लेकर बात है कि आपकी कहानियों का मुख्य स्वर जो है वो जनपक्षधर है, और लेकिन उसके साथ साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि भाई आपके उसमें बौद्धिक आतंकवाद है, अतिरिक्त बौद्धिकता का है, कि जो कि एक सामान्य पाठक की समझ से कहीं बाहर का हिस्सा भी हो सकता है, उसकी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एक उसको आप डाल के एक ऐसा आवरण खड़ा करते हैं कि ये कहानी बहुत ही अच्छी है, या हमारे लेवल से तो भाई बहुत ऊंचे स्तर की है। तो ये भी आलोचकों की मतलब कभी रही कि जिसके लिए लिख रहे हैं, ये जो स्वर है आप जनपक्षधरता का, वो जन इस कहानी को समझ ही नहीं सकता, तो उस कहानी का क्या महत्व? मुझे लगता है इसका सर्वे करा लीजिए वो आलोचना कितनी लोकप्रिय है या उस तरह की। देखिए मेरी किसी का आलोचक नहीं है, पाठक पढ़ते हैं, आम पाठक पढ़ते हैं और सारी भाषाओं को पढ़ते हैं, यानी आज आप आए कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें मेरी 3, 4, 5 किताबें ना हो। और अगर आप इंटीग्रल सर्कुलेशन में हिंदी में भी मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ तो हिंदी के ही प्रकाशक होंगे जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा हुआ है ना, तो और दूसरी भाषाएं हैं। अभी मैं चला जाऊँगा फिर से 26, मैंने बताया आपको 26 जून को मैं इटली चला जाऊँगा, इटली से फिर फ्रांस जाऊँगा और स्विट्जरलैंड जाऊँगा, जर्मनी में 6-7 किताबें हैं। वो सब लोग सामान्य लोग हैं और इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो मैं शायद बेस्ट सेलर हूँ, जो दूसरी भाषाओं में भी बिक रहा है, दूसरे देशों में बिक रहा है और दूसरे राज्यों में भी दूसरी, तो बेस्ट सेलर होना बहुत सस्ता लिखना नहीं है, यह भी मान के चलें। और जो जिसको आप बौद्धिक कह रहे हैं, अगर सरल भाषा में ही सबसे बड़ी बौद्धिकता होती है, यह आप मान के चलें। अगर आप कठिन भाषा लिख रहे हैं तो यह लगभग तय है कि आप बौद्धिक तो नहीं है, यानी आप में बुद्धि की कमी है, इसलिए भाषा को आप बौद्धिक बना रहे हैं। वरना जो भवानी मिश्र जी का भी अभी 3-4 दिन पहले वो था, उनकी कविता की पंक्ति है कि जिस तरह सब बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो सरलता मुझे लगता है कि सारी बुद्धि या सारी जटिलताएं वो सरल भाषा में ही होती हैं और सहज होती है। मोहनदास पढ़िए, मुझे नहीं लगता कहीं कुछ जटिल है। दिल्ली की दीवार में क्या जटिल है? पीली छतरी वाली लड़की में कहाँ कठिनाई, इतना बिक रही है वो और आज भी बिकती चली जा रही है। सारी भाषाओं की जापान में अनुवाद हुआ, अभी इटालियन में से बात कहीं बौद्धिक उदाहरण आते हैं या आप कहानी में भी पुस्तक में लगाकर तो आप दूसरे लगा थोड़ा सा होता है ना कि ये ब्रेक ने कहा था ना कि आप जब नाटक कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ तो नाट्य शास्त्र रहा है और साधारणीकरण और रसोद्रेक कि आप नाटक करते करते दर्शक को इतना डुबा दें कि वो दूसरे लोक में चला जाए। तो ब्रेक इसका विरोध करते थे और ये मैं भी करता हूँ कि कभी भी अपने समय और स्थान को, टाइम एंड स्पेस को, जो भी दर्शक के श्रोता है उसके या पाठक है उससे ओझल मत होने दीजिए। अगर वो चला जा रहा है तो उसको एक झटका दे दीजिए, नहीं तुम यहाँ हो। और इसको कहते थे वो डायरेक्टिव थियरी कि नाटक कर रहे, मान लीजिए कोई किंग लियर बना हुआ है और मान लीजिए कि आनंद जी बने हुए किंग लियर,
और आपने इतना अच्छा अभिनय किया कि सब लोग आपको किंग लियर समझने लगे। तो अचानक वो झटका देगा, नहीं है तो आनंद पटनागर है, तो अचानक लोग लौट के आएंगे अपने समय में। तो यह जो इंटरफेरेंस है आप मोहनदास में पाएंगे। मोहनदास में बीच बीच में है, मोहनदास की कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा 1932-34 की कहानी है, प्रेमचंद जी के समय की कहानी है, वही गांव है, वही मोहनदास है, वही सब कुछ है। लेकिन मैं उसमें एक इटैलिक्स में बीच बीच में देता हूँ, नहीं ये बिल क्लिंटन है, यहाँ जारदोश आ गया है, यहाँ ट्विन टावर्स गिर गए हैं, यहाँ पर भारतीय सरकार इस तरह की बैंकिंग जो सिस्टम वो अपनाने जा रही है, यहाँ ये हो गया हो। तो कहीं ना कहीं आप अचानक पाते हैं कि ये तो अब हो रहा है, मोहनदास के साथ ब्रिटिश काल में नहीं, हमारे समय में हो रहा है। तो एक कहीं ना कहीं वरना कहानी वही होती है, ये मान के चलेंगे कहानियाँ बदलती नहीं हैं, और जो अंतिम मनुष्य है उसका जीवन भी वो बदलता नहीं है इस रूप में। एक शब्द आपकी कहानियों के लिए इस्तेमाल किया गया, जादुई यथार्थवाद, कि आपका यथार्थवाद ना होकर जादुई यथार्थवाद। तो क्या आप इसको सही मानते हैं, या कोई ये जादुई यथार्थवाद वाकई कोई अलग से कोई चीज़ होती है? नहीं, जादुई यथार्थवाद तो होता है, और ये यहाँ का नहीं है, ये लैटिन अमेरिका से आया हुआ शब्द है। मार्केस हैं, फोर्टाजार हैं, बहुत सारे लोग हैं, जुलिया हैं। तो ये वहाँ का साहित्य था, और ये बड़ा बहुत सकारात्मक साहित्य था जादू यथार्थवाद। और उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि भाई यूरोप में जो रियलिज्म है, जो एक औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलाइज देश का, समाज का जो यथार्थवाद है, बहुत रिशनल है, वैज्ञानिक है, तर्कशील है, तो उससे भिन्न है हमारा समाज। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा क्योंकि हम पूर्व आधुनिक लोग हैं, आधुनिकता हमारे यहाँ आई नहीं है, तो हमारे यहाँ भी मिथक है, अंधविश्वास है, जादू है, टोना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कथाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा यथार्थवाद जो होगा वो यूरोप के यथार्थवाद के विरोध में होगा। तो एक तरह से आप ये माने कि वह उनकी अपनी स्थानिक लोकल, लेकिन मेरा तो उससे कोई संबंध नहीं था पहले भी। और 1976 में मैंने कहानी लिखी थी टेपचू, और वो भी कहानी ऐसी थी कि यहाँ पर इमरजेंसी थी और बड़ा डिप्रेशन था। तो मेरी उम्र रही होगी तब 24 साल। तो मुझसे दोस्तों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा लिखो कि स्पार्टकस जैसा हो। अच्छा। हम लोगों ने बैठ करके कहानी लिखी टेपचू। अब टेपचू लिखी तो उसको रात में पढ़ते थे, कभी मेस में जाके, कभी हॉस्टल में जाके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, कॉलेजेस भी। तो जैसे ही पढ़ते बड़ा हल्ला होता था, आ गया स्पार्टकस, आ गया स्पार्टकस। अब वो कहानी सोचिए, उसको कहा गया जादुई यथार्थवादी कहानी, क्योंकि उसमें टेपचू मरता ही नहीं, जितनी बार मारा जाता है वो जी जाता है। तो आलोचकों ने कहा ये हिंदी की पहली जादुई यथार्थवाद, जबकि मुझे मालूम ही नहीं था कि जादुई यथार्थवाद क्या होता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समाज की समानता यूरोप के विकसित समाजों से भिन्न है। हम लोग अभी भी जो पूर्व आधुनिक समाज हैं, हम उनके करीब हैं, और हमारे यहाँ अभी भी अंधविश्वास है, अभी भी तमाम तरह की किंवदंतियाँ। फिर हमारी अपनी कथा की परंपरा, मतलब पंचतंत्र पढ़ें तो, जातक पढ़ें तो, इतने सारे लोक कथाएँ हैं। विजी का तो बहुत बड़ा काम है, 1000 वातारी फुलवारी, और उनकी कहानियाँ भी जितनी भी आप पढ़ेंगे इन लोक कथाओं पर कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेती हैं, लेकिन उनको आधुनिक बनाती हैं, आज के समय के लिए प्रासंगिक बनाती हैं। तो अब फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इतिहास, मेथड, अंधविश्वास, किंवदंती, वो क्या नहीं था जो मैजिक वो क्रिएट नहीं करते थे। तो मुझे अगर मैंने तो सब पढ़ा है, मैंने कहानियाँ भी सुनी है, और मेरे अगर गुरु कहेंगे आप तो गुरु तो यही लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़िए, वाणभट्ट की आत्मकथा पढ़िए, रामदास का पोथा पुनर्नवा, और चारुचंद्र लेख, तो लगेगा कि मैजिक रियलिज्म तो ये है। और ये भी लगेगा आपकी कि पोस्ट मॉडर्न रियलिटी जिसको कहते हैं वो भी हमारे। अनामदास का पोथा पढ़िए आप, अनामदास का पोथा पढ़िए, फिर आप इनका जो इटालो कैल्विनो है, उनका इफ एन विंटर्स नाइट ए ट्रैवलर, वो पढ़ के देखिए, या उम्बर्तो इको का द नेम ऑफ रोज पढ़िए। तो इनको कहा गया कि पूर्व पोस्ट मॉडर्न रियलिस्ट हैं, उत्तर आधुनिक यथार्थवादी। हमने कहा हमारे उत्तर आधुनिक यथार्थवादी बहुत पहले हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बहसों में पढ़ना नहीं चाहिए, और अपने समय को लिखना चाहिए। और लिखते हुए कहते हैं ना, सारे जो एंटीना हैं आपके, जितने भी संवेदन तंत्र हैं,
उन सबसे रिसीव करिए, वो क्या क्या संकेत दे रहे हैं, और फिर आप लिखिए। फिर परवाह मत करिए कौन आपको यथार्थवादी कह रहा है, कौन आपको प्रेमचंद की परंपरा में फिट कर रहा है, कौन आपको मंटो कह रहा है, कौन आपको ये कह रहा है। ये मतलब सोचना नहीं चाहिए। आपकी कहानियों को जैसे अगर हम मतलब आप वर्तमान समय की बात करें कि जिस तरह से उपभोक्तावाद बढ़ रहा है और बाजारीकरण है, इसके पहलू भी आपकी कहानियों में कहीं ना कहीं निकल के आते कि कहाँ तो मतलब यथार्थवादी अगर आकांक्षाएं थी तो रोटी कपड़ा मकान थी, और जो बात का दौर आया उसमें आकांक्षाएं बदल गई कि मेरे पास टीवी भी होना चाहिए, मेरे पास स्कूटर भी होना चाहिए। एक मध्यम वर्ग का ही कह लें तो एक नया यथार्थ उभर रहा है। ये भी आपके इसमें भी दिखाई देता है। जैसे बात करें पॉल गोमरा का स्कूटर, वो उसकी स्कूटर खरीदने की आकांक्षा ही है, या उसको आधुनिक बनने के लिए वो अपना नाम पॉल गोमरा रख लेता है। तो ये जो एक नई किस्म का समाज पैदा हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं आपको उसी रूप में जैसे आप देख रहे हैं, तो हम सभी देख रहे हैं। उसमें होता क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी जब नई आती है ना, तो चीज़ें बदलती हैं, बड़ी तेज़ी से बदलती हैं। और ये हमेशा रहा है कि जो कहते हैं सिविलाइजेशनल चेंज, सभ्यता मूलक परिवर्तन, ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है। कहते हैं पहले पहिया नहीं होता, अब पहिया हुआ तो तेज़ी बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ी, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसके पहले भी कहते हैं जब आदमी चौपाया था, है ना, जब उसने 2 हाथ आज़ाद किए, सभ्यता बदल गई है ना। तो ऐसे ही था ये जो थर्ड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जो 80-90 के बीच में है, जब अचानक बड़े बड़े कारखाने और पुरानी हैवी वो सब चीज़ें खत्म हुई और छोटी छोटी चीज़ें आई, इलेक्ट्रॉनिकी आ गई, जेनेटिक टेक्नोलॉजी आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो अचानक ये लगा कि क्या हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो पिता की बात ही बच्चा नहीं समझ रहा है, अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कोई संवाद ही नहीं कायम कर पा रही। तो इसको भी समझा गया और लोगों ने कहा ये तो पहले होता था 20 साल का अंतर होता था पीढ़ियों के बीच में। तो पिता अपना ज्ञान या कहें अपना अनुभव अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को देता था, उससे वो सीखते थे फिर और आगे उसको। अब यहाँ पर वो सीखना ही बंद कर दिया उसने, क्योंकि उसके संकेत, उसकी सारी कोड लैंग्वेज होती पूरी बदल गई। तो कहा गया ये है क्या ये, और सारे बूढ़े अप्रासंगिक हो गए, जैसे हम सब बोलते हैं। तो बच्चों की अलग दुनिया हो गई। तो कहा गया ये सिविलाइजेशनल लीप है, 900 साल की छलांग लगा दी सभ्यता ने। अब 900 साल की छलांग लगाई और हम कोशिश करें कि हम रिलेवेंट बने रहें, तो हम क्या करेंगे। अब बेचारे पॉल गोमरा का नाम राम गोपाल सक्सेना है। तो उन्होंने कहा पहली समस्या तो मेरे नाम के साथ थी कि राम गोपाल नाम का आदमी कोई पुली कबाड़ी होगा या और कोई रिक्शा वाला होगा, राम गोपाल मॉडर्न कैसे होगा, पोस्ट मॉडर्न कैसे होगा। तो उन्होंने अपना नाम पॉल गोमरा के उलट दिया उसने, है ना। उन्होंने कहा हजारी प्रसाद नाम किसका हो सकता है। तो उसको बदला, बहुत सारे मुखर्जी तो मुखर्जी लिखने लगे। तो ये बड़ा हास्य, देखिए ह्यूमर हमेशा जो कोई भी चीज़ बदलती है और नए अंतर्विरोध या परिवर्तन के वो आते हैं, उनमें बड़ा हास्य होता है। कुछ लोग होते हैं बड़ी गंभीरता से देखते हैं उसको, इतने गंभीर हो जाएंगे कि आप उनसे भाग जाएंगे दूर, यार ये तो बहुत गंभीर हो रहे हैं। तो उसमें पॉल गोमरा के स्कूटर पढ़ेंगे तो हंसी आएगी आपको, और वह तकलीफ भी होगी कि एक पूरी परंपरा धीरे धीरे हमारे देखते देखते समाप्त होती जा रही है। जैसे वो जब स्कूटर को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये महात्मा गांधी ने भी तो यही किया था, क्योंकि लीवर और गियर प्रणाली जो है वो तो चरखा में भी है। तो चरखे से भी महात्मा गांधी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था अंग्रेजों के बड़े बड़े मिल्स को बंद करने के लिए। तो अब मैं स्कूटर के जरिए मैं इस सबको परास्त करूँगा जब आज हो रहा है। तो फैलेसी है ये, लेकिन हम सबके दिमाग में आता है, कभी न कभी आता है कि हम भी ये सीख जाएं, हमको भी वो सारी चीज़ें। अब मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं ही हाथों से गाय लगाता था, 11 गायें, और वो जो गाँव का पूरा होता है मिट्टी की छुई से स्याही नहीं होती थी, पेन नहीं होता था, लकड़ी की पाटी होती थी। 5वीं बार नदी तैर करके स्कूल जाने के लिए नदी तैरना पड़ता था। और आज मैं देखता हूँ उसमें फिल्म एडिट कर रहा हूँ, उससे मैं मेरे पास जो फ़ोन है वो iPhone 10X है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, तो इसने कुछ लोगों को बदला, कुछ लोग नहीं बदल सके, और कुछ लोग ऐसे थे जो बीच में थे। जैसे पॉल गोमरा का अगर आप अंत पढ़ेंगे, बहुत ही संकेत देने वाला अंत है।
कि बहुत से लोगों को हम नहीं बचा सकते, कम से कम उनकी स्मृतियों को दर्ज करके रख लें अपने पास, क्योंकि वो निशानी है, वो एक चिन्ह है। तो इस रूप में बड़ी गंभीर कहानी है वो, और बहुत हास्यास्पद भी है। पॉल गोमरा से जुड़ी भी एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पॉल गोमरा भी कविता लिखता है और उसे लगता है कि भाई ये पुरस्कार पाना तो बहुत कठिन काम है और ये बिना राजनीति के नहीं आएगा और वो छोड़ भी देता है। और जब पॉल गोमरा आपने लिखा था तब आपको भी कोई विशेष पुरस्कार वगैरह नहीं मिले थे? मिल चुका था। लेकिन आज तो इतनी बड़ी सच्ची उदय प्रकाश के नाम है, तो कहीं ना कहीं क्या तो पॉल गोमरा ने जल्दी हार मान ली और उदय प्रकाश ने नहीं मानी? क्या कहूँ, इसमें यही है कि वो गाते हैं ना अंत में, पॉल गोमरा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जाएगा, जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाया जा। और ये गाना होता था आज़ाद हिंद फौज का हुआ करता था, सुभाष चंद्र बोस के INA का गाना हुआ करता था, वो गाते हैं और दिल्ली की ओर पत्थर मारते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये रहा है ये टकराव। देखिए वो हम सब में है आज भी। अगर आप मूल रूप से देखें, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आनंद जी से भी कह रहा था, देखिए दो तरह की साहित्य होता है, एक पॉलिटिकल लिटरेचर होता है साहित्य, राजनीतिक साहित्य होता है, और दूसरा साहित्य की राजनीति होती है, कला की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लिटरेचर, पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट। और ये दोनों अलग चीज़ें, उनको एक नहीं मानना चाहिए कभी भी। और ये हमेशा होता रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे साहित्यकार जिनको बाद में राजनीति ने स्वीकार किया, वो अपने समय में दंडित रहे, बर्ज किए गए, निकाले गए हैं। तो और इसीलिए शायद प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशीन है, मशाल, पीछे नहीं उसकी। लेकिन शायद ये नहीं माना गया, और ये दुनिया भर में नहीं माना गया, यहाँ भी नहीं माना गया, हमारी भाषा में भी नहीं माना गया। इसको मान लेना चाहिए, और जो स्वतंत्रता चाहिए साहित्य को या कला को, वो उसको दी जानी चाहिए। तो जब वह दी जाएगी शायद तभी हम मानेंगे। जब अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी कमरे में भी कह रहा था, देखिए कलाओं का, साहित्य का, संस्कृति जीवित रहना और स्वतंत्र रहना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के होने का प्रमाण है। अगर वह नहीं रहा तो फिर मान के चलें कुछ नहीं रहेगा, फिर तो वही रहेंगे जो जिनको आप कहते हैं पावर होल्डर्स, उनके पास, जिनके पास सत्ता है टेक्नोलॉजी की और कैपिटल की, पूंजी की। तो सिर्फ इन दो सत्ताओं के जरिए सबको सब्जुगेट कर लिया जाए। साहित्य का पहला काम है मनुष्य को, व्यक्ति को स्वतंत्र करना। और आपको याद होगा कि जब 1789 में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई थी, तो उस समय व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी नारा था, यानी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी में व्यक्ति की स्वतंत्रता अंतर्निहित थी। और अब तो PUCL से भी जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है व्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसमें साहित्य की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। तो अगर असहमत नहीं भी हैं तब भी उसको स्वतंत्र रखिए, उसका सम्मान करिए। और जब तक विपक्ष का सम्मान करेंगे, विवादी स्वर का सम्मान करेंगे, तब तक संगीत बनेगा। क्योंकि संगीत में भी आप सब जानते हैं, जब तक विषम स्वर न हो तब तक संगीत हो ही नहीं सकता। तो यही कहना है। मैं सोचता हूँ कि एक तो कविता भी सुनना चाहेंगे, तो एक अंतिम सवाल मैं जरूर लेकर करना चाहूँगा कि एक तरफ तो जनपक्षधरता है और एक तरफ लोकप्रियता है। आपकी रचनाएं लोकप्रिय पिछले 3 दशक से हैं। क्या आपको लगता है कि जो प्रारंभिक रचनाएं थी, चाहे जैसे टेपचू और हम सारी बात करें, तिरिश्त में बात करें, तो लोकप्रियता के बाद कहीं जनपक्षधरता में कमी आई हो या उसकी भार कमजोर हुई हो? क्या इसमें कोई द्वैत है, या लोकप्रिय हो जाता है साहित्यकार तो वो उतना जनपक्षधर नहीं रह पाता? नहीं, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल इनका दोनों विभेद है नहीं। लेकिन ये भी लोकप्रियता बात थोड़ी सी खराब चीज़ है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जो लोक होता है उसमें बहुत सारी विकृतियाँ भी होती हैं और उनको पसंद करने लगते हैं वो। तो वह भी पॉपुलिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकप्रियता मिलती है। अच्छे साहित्य को हमेशा लोकप्रियता मिलती है। और यहाँ तो होता रहता विवाद। जो पल्प लिखते हैं, बेस्ट सेलर्स होते हैं, आजकल तो सूची आने लगी है कि ये देखिए ये आ गया नया बेस्ट सेलर, मतलब 6 महीने में इतने 1000 कॉपी उसकी बिक गई। मैंने कहा इसको टाइम लाइन में 10 साल के बाद देखो,
कि कितना बिका, और जिनको आप कहते थे कि नहीं वो कितना बिके, तो आज भी आप पाएंगे कि मुक्तिबोध भी बेस्टसेलर है, लेकिन प्रेमचंद भी उतने बिकता है। बहुत बड़े फिल्म है। तो जो स्थायी रहता है, लंबे समय तक चलता है, बेस्टसेलर वही होता है और वह लोकप्रिय भी होता है। तो इनका कोई वो नहीं। और जन पक्षधर तो देखिए एक ऐसा शब्द है, मैं इसको क्या कहूँ, पार्टीजन लिटरेचर। ये 1968 में जब फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जब दिगाल थे और यहाँ पाल सार्थ हुआ, तब उन्होंने कहा था कि यू हैव टू बी पार्टीजन, आपको पक्षधर होना चाहिए, जिसका मुक्तिबोध क्या पक्ष क्या है, हाँ पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मैं कहता हूँ कि आपको बदल जाना चाहिए कि पार्टनर तुम किसकी जेब से बोल रहे हो, पॉलिटिक्स का वो अर्थ ही नहीं रहा। क्योंकि पॉलिटिक्स में अमर्त्य सेन ने कहा कि जो पॉलिटिक्स है, दो शब्द देखिए, पॉलिसी और इक्स, है ना। तो इक्स जो है वो एथिक्स से आया है, राजनीति में राज है, रूल है, टू रूल, फिर नीति है, नैतिकता से आया है। अब आपने उसको हटा दिया, एथिक्स हट गया, नैतिकता हट गई, अब बचा रूल और पॉलिसी। तो सिर्फ शासन, राज करना और नीतियाँ बनाना, यह राजनीति नहीं है, उसमें नैतिकता होनी चाहिए। और ये मान के कि हर कला साहित्य भी कहीं न कहीं मानवीय नैतिकता के पक्ष में खड़ा होता है। ये कोई इसके पक्ष में नहीं खड़ा होता कि कोई कहे कि मैं नया ये आ गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो शायद इसलिए देखिए, इसलिए माना जाता है कि रोला बाथ ने कहा कि जो ऑथर है वो प्रॉफिट होता है, पैगंबर होता है, इसलिए उसको उसी तरह की सजाएं मिलती हैं जो प्रॉफिट्स को मिलती हैं। कोशिश होनी चाहिए कि पैगंबर बने और बातचीत तो बहुत लंबी भी हो सकती है। अभी तो सब लोग सुनना चाहते हैं, घंटे वह कविता पहले कविता सुनेंगे और उसके बाद भी भारतीय भाषाओं में ऐसी कविता नहीं है। ये मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि तो देवा जी ने भी कहा, और दूसरे इस कविता ने मुझे कवि के रूप में सांस्थानिक पहचान दी। क्योंकि जेएनयू में जब आया था तो मैं बहुत दूर से आया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। और आप दिल्ली जानते हैं, दिल्ली कहीं आप लोगों के ज़्यादा करीब है, उत्तरांचल के करीब है, उत्तराखंड के करीब है, इधर हरियाणा के करीब है, पंजाब के करीब है। लेकिन हम लोग तो बहुत दूर देश के वासी हैं ना। वो विंध्याचल जिसको कहते हैं, वो जियोलॉजिकली वो डिवीज़न है, वो क्या कहते हैं, भौगोलिक। तो उधर का जो दक्षिण है वो पूरा समुद्र में डूबा हुआ था, तो वहाँ लैंड मास था ही नहीं, तो बहुत बाद में उभरा वो। तो हम लोग तो तब के हैं, हम लोग समुद्रवासी हैं, आप कह लीजिए। दक्षिण भारत हमारे ज़्यादा करीब है, तो कोई मानता ही नहीं था वहाँ से आए हुए कि वह कोई कवि भी हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। और हिंदी भाषा तो ऐसी पवित्र भाषा थी कि वहाँ का है वो कैसे हिंदी भाषा में आ रहा है। तो कविताएं लिखना और कवि के रूप में स्वीकृत हो पाना दिल्ली में पहले भी कठिन था, अभी भी कठिन है, पहले बहुत कठिन था। तो तिब्बत का महत्व इसलिए भी है, मैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और आप बताएंगे इसको। और इसके पीछे एक पृष्ठभूमि छोटी सी बता देता हूँ 1 मिनट में, कि तिब्बत से जब 1959 में जब तिब्बती निकाले गए चीन के हस्तक्षेप से, तो वो 3 जगहों पर गए। एक तो दिल्ली में मजनू का टीला, आप जाएंगे, जिसको आप सब जानते हैं। दूसरा धर्मशाला, और तीसरा हमारे छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट। और तब वहाँ ये 3 जगहों पर गए। तो इसलिए बचपन से हमने तिब्बती शरणार्थियों को देखा, उनके बच्चों को देखा। और वो नदी के किनारे मेरा घर है, तो वो नदी की रेत में ये कई दिन तक रुक जाते थे। तो उसी से जुड़ी हुई स्मृति है ये, इसका नाम है तिब्बत। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं आजकल मंत्र बुदबुदाते। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं आज तक मंत्र बुदबुदाते। उनके खच्चरों के झुंड बगीचों में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चखते। गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा? तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं? तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? तिब्बत में गेंदे के लामा शंख बजाते हैं पापा। पापा लामाओं को कंबल ओढ़कर
अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है कभी? जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्र के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं तिब्बत 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 तिब्बत, और रोते रहते हैं रात रात भर। क्या लामा हमारी तरह ही रोते हैं पापा? सामान्य रहता, सुनने वाले एक और लड्डू भी दो पूछ के ये सब उसी समय की कविता पढ़ता हूँ। जी जी उसी समय में चलिए। ये 24-25 साल ये कुछ बन जाते हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय है ये भी, और इसको तो फिल्मों के लोगों ने भी इसको गाया है, पढ़ा है, तो कुछ बन जाते हैं। ये प्रेम कविता है। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ, तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ, मुझ में दौड़ो, मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे जोर जोर से झकझोरो, और मेरी रूई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर उसे तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ, मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो, या कोपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पाँव चलूँगा चोरी चोरी। क्यों न ऐसा करें कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं। श्रोताओं में से कोई सवाल उदय प्रकाश जी से करना चाहें? जैसा है वही है। धन्यवाद उदय जी कि आपने अजमेर में आए, हमको अवसर दिया सुनने का। मेरी आपसे पहली भेंट हरिंदर यादव ने करवाई थी दिल्ली में। आपसे मैं संदीप हूँ। मेरा एक सवाल है, मैंने आपकी इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में पहली जो मैंने कहानी पढ़ी, वारेन हेस्टिंग्स का साथ, उसमें आपका जादू यथार्थ चरम पर था। और जो अभी मैंने कहानी देखी है, जो आपकी बेस्ट सेलर जा रही किताब की छतरी वाली लड़की, वो कहानी शिल्प और कथ्य की दृष्टि से काफ़ी कमजोर है उसकी तुलना में। मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी कहानियाँ समय के साथ साथ रूप बदलती रहती हैं, एक, और दूसरा, उदय प्रकाश एक इंसान के तौर पे आज हिंदुस्तान में क्या पढ़ रहा है, क्या संभावना देख रहा है। और ये भी मत भूलिए कि जिन युवा कथाकारों ने फॉलो किया आपको, आपकी शैली को, वो आज सबके सब अपने रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या कहानियाँ समय के साथ बदलती रहती है, पहला, और आपका आज क्या पढ़ रहे हैं? मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ बहुत। देखिए, एक तो पृष्ठभूमि भी होती है, और जिस समय मैंने लिखा वारेन हेस्टिंग्स का साथ, उस समय मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें मुझको 7 साल लगे, और वो था भारतीय कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। और अभी भी वो दिखाई जाती है दूरदर्शन में भी और यूजीसी में भी। और 7 साल इतना रिसर्च और इतना घूमना पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, और प्री हिस्टोरिक समय से लेकर के बाद तक का, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, देखनी पड़ी। और तब जब अंग्रेज़ आए या ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उस समय दस्तावेज देखे तो कुछ चौंकाने वाली बातें आई। जैसे वारेन हेस्टिंग्स आया, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानकारियाँ आई, यहाँ का पूरा रेवेन्यू सिस्टम जो था वो समझ में आया। और थोड़ा फिर ये भी समझ में आया कि लॉर्ड क्लाइव क्या था, और कैसे इस देश को 2000 लोगों ने 200 सालों तक गुलाम बना दिया। तो ये क्या प्रक्रिया थी, कैसे
उपनिवेशीकरण होता है, कॉलोनियलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, ये दिमाग में आता था ये करते हुए। और जब मुझसे कहा गया कि आप कहानी लिखिए, इंडिया टुडे ने ये प्लान किया, तो यकीन मानिए मैंने कहा मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ। तो आप उसे पाएंगे ऊपर एक समर्पण लिखा हुआ है, श्री अशोक कुमार को, इनकी जिद करने पर मैंने ये कहानी लिखी। तो इंडिया टुडे में थे, वो उसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप लिखिए लिखिए लिखिए। तो मैंने वो लिखा और उसमें लॉर्ड क्लाइव का पहला ही बात कोट किया और उसको पढ़ के देखिए, वो लगता है आज भी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए लिखा मैंने कि इतिहास जो है, इसमें इतिहास नहीं है, इसमें फैक्ट्स नहीं है, दाल में हल्दी की तरह है और ये सब कल्पना है। लेकिन उसको गंभीरता से अगर पढ़ेंगे तो वो कौतुक है और उसमें इतिहास भी है, मिथक भी है, सच्चाइयाँ भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और कहाँ सच्चाई नहीं है आप कल्पना है, हर जगह सच्चाई है। यानी पहला नक्शा उस समय बना भारत का, कोई पॉलिटिकल मैपिंग नहीं थी, वो हुआ। और गाय के बारे में जो धारणाएं थी उसमें है। और गायों में फ़र्क क्या होता है, यूरोप की गायें और हमारे गायें, क्यों यहाँ बीफ और वहाँ बीफ में अंतर है, वहाँ पोल्ट्री की तरह है, एक तरह का उत्पाद है वो, और यहाँ पर नहीं है क्योंकि पूरे आपके एग्रो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो पूरी धारणाएं तो वो सब है उसमें आप पाएंगे। इसलिए मैं वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता कि कोई, इसलिए अगर उसका अंत आप पढ़ेंगे तो पाएंगे आप कि वो जो सांड मारा गया वो क्या था, वह क्रांतिकारी था कि राष्ट्रवादी था कि वो विक्षिप्त था, जो कोई पुनर्जन्म था, वो क्या था, है ना। तो इस तरह के भ्रम रहने चाहिए, एम्बिग्युइटीज जिसको कहते हैं रहने चाहिए। तो वो जो एफ.आर. लिविस की है, सी.आर. लिविस की शायद 7 काइंड्स ऑफ उसमें नट भी एक है, नटनी। हाँ, चौकी, वो सीखता है उससे। तो देखिए सच्चाई होती है इसमें, देखिए इसीलिए वो सच है। वो कई तरह की जो धारणाएं बनवा दी जाती हैं इतिहास के द्वारा, राजनीति के द्वारा, उनको वो तोड़ के बताना। जैसे अगर आप प्लासी की लड़ाई है, अब उसमें मीर जाफर हैं लेकिन मोहनलाल भी है ना, उसमें अमी चंद भी है। और अमी चंद कौन है ये मुझे बाद में पता चला जब मैं साहित्य अकेडमी के लिए भारतीय हरिश्चंद्र पर एक प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो बहुत पढ़ता हूँ मैं, ये सच है, विनम्रता से कह रहा हूँ। तो काफ़ी पढ़ाई पता चला कि ये तो अमी चंद वही थे जिनसे पैसा लेकर के लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को दिया था, और वही पैसा लॉर्ड क्लाइव ने लिया था और उसने कहा था कि मैं ये पैसा जीतूँगा, इसका 10 गुना लौटाऊंगा। तो अमी चंद बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने दे दिया कि लौटा देंगे। जब वो जीत गए तो पश्चिम को आप जाने व्यापारी पश्चिम के, तो उन्होंने कहा कर तो गया वो तो पागल हो गया अमी चंद। तो पागल होकर के फिर बनारस आए, फिर फतेह चंद और गोकुल चंद, मित्र गोपाल, फिर हमारे हरिश्चंद्र, भारतीय वर्ष। तो वही परंपरा थी। तो मुझे कई बार लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो हिंदी है हमारी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल प्रोडक्ट है, यानी बनाया इसको अंग्रेजों ने बनाया और कलकत्ता में बनाया। कई बार मैं आर्ग्यूमेंट करें, आप लोग नाराज हो जाएंगे बहुत लोग, मैं कहता हूँ नहीं, हिंदी की मुक्ति तभी संभव है, इसकी अस्मिता तभी संभव है जब सारी बोलियों की, सारी भाषाओं की, क्योंकि भाषाएं हैं, भोजपुरी है, जो राजस्थानी है, जो छत्तीसगढ़ी है, गोंडवाड़ी, ये यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्रों को आप गिन लीजिए, उनसे ज़्यादा संख्या में बोलने वाले, ज़्यादा बड़ा साहित्य, ज़्यादा बड़ी मुहावरे, ज़्यादा बड़ा वोकैबुलरी शब्द। बस ये है कि नहीं, हमको मानने नहीं दिया कि हमारी भाषा है। तो ये वो बदलेगा, मुझे लगता है बदलेगा। और वो कहानी जो आप कह रहे हैं वो इन सब का देखिए। आपने कविता, कहानी, आलोचना सभी पक्षों को छुआ है, लेकिन एक पत्रकारिता का पक्ष आनंद जी नहीं छू पाए, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल करूँगा आपसे कि आपने अपने दौर में पत्रकारिता को जिया निश्चित रूप से, और आज की पत्रकारिता को आप देख रहे हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं आपके समय की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में? और अगर आप इस बात का जवाब भी अगर दें तो रेखांकित करना चाहूँगा कि आपके समय के पत्रकार जिन अभावों में पत्रकारिता करते थे, आज के पत्रकार बहुत संपन्न हो चुके हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला उनकी संपन्नता का आपको अगर मिला हो
तो फॉर्मूला मिला होता तो वो बता दें सिमरन खड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं आया हुआ हूँ जिस गाड़ी से, मैं कह रहा था कि देखिए हम लोग उसको फार्मूला नहीं पा सकें, और ये फार्मूला सबके बस में है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जो शुरू आप देखिए कौन सी परंपरा है हमारी पत्रकारिता, और खासतौर से हिंदी पत्रकारिता है जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और तो पूरी परंपरा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, आप इसको समझें कि जिसको हम न्यू इकोनॉमी कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी, उदार अर्थनीति, ये कहाँ से पैदा हुई और कौन लेके आया? ये अभी की चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। ये टिकल डाउन थ्योरी जो है कि आप घड़े रख दीजिए सीढ़ियों पे, एक के बाद ऊपर जो है आप भरने दीजिए, भरेगा तो छलकेगा तो फिर नीचे वाला भर जाएगा, फिर वो भी छलकेगा, भर के तो और नीचे वाला आ जाएगा। ये थ्योरी भी छलकते छलकते सब घड़े भर जाएंगे। ये छलकना शुरू हुआ है तो बहुत से लोग छलका रहे हैं, पहुँच गए हैं, दूसरे घड़े हैं वो। लेकिन इसने क्या किया है, इसने इस इकोनॉमी ने, इसके भी बहुत सारे अध्ययन हैं कि इसने जिस मध्य वर्ग को हम जानते थे और जिसके हम सब हिस्से थे, वो मध्य वर्ग गायब हो चुका है। और वो न्यू रिच क्लास है, नौ तनाटे वर्ग है, वो दिखता है, मान लेते हैं हम लोग, अरे ये तो प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर हैं, तो ये हैं, वो हैं, इसलिए मध्य वर्ग नहीं है। और उसकी आकांक्षाएं दूसरी हैं। अब पत्रकार कौन है? क्या वो मध्य वर्ग के लोग पत्रकार हैं जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी होते थे, या नेहरू भी पत्रकार थे और नेशनल हेराल्ड उनका था, गांधी जी पत्रकार थे। ये कौन नहीं था जो पत्रकार था और देश की समस्याओं को समझ भी रहा है? और अब कौन से पत्रकार हैं जो कॉर्पोरेट्स की क्या पॉलिसी उसके लिए काम कर रहे हैं? इसलिए सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा पर्यावरण बदला है, पूरी एम्बिया एनवायरनमेंट सब चीज़ें, हर चीज़ बदली है। सबसे बड़ी समस्या लैंडिंगा से हुई है, ये जो वाइल्ड ग्रोथ है, खरपतवार इतने हो गए हैं, तो आप कहेंगे पीपल होता था, ये खरपतवार क्यों है? तो है, समय बदला है और मुझे लगता है कि रिस्टोर करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। आपको नदियों को बचाना पड़ेगा, आपको जंगलों को बचाना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन बचाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बचानी पड़ेंगी। उस बचाने के क्रम में पत्रकार भी बच जाएंगे। तो क्षण के आएंगे, समय है, गुजरेगा, हर अच्छा समय बुरा समय आता है जाता है, और कहते हैं ना कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो रहती हैं। और अभी भी हम माने कि हमेशा सच रहता है और वो होता है, और अंतिम जीत कहते हैं उसी की होती है। तो यही है पत्रकारिता का मुख्य मकसद है, सच को पहुंचाना। और महात्मा गांधी के वक्त एक वाक्य के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा, अगर आप इसको हमें सहमत हो। वो कहते हैं जहाँ बेईमानों के करोड़ों खर्च होते हैं झूठ को फैलाने में, ईमानदार का सच एक पैसे में हो जाता है। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे? उदय प्रकाश जी, मैं फिर से कहानी की ओर आना चाहती हूँ। आपकी कहानियों की संप्रेषणीयता में कहीं कोई शक नहीं है, पर एक तिरिच कहानी ने मुझे थोड़ा उलझाया था। तिरिच का जो वो जहर है, वो क्या एक तिरिच जो जानवर है जो नाक से भी ज्यादा विषैला है, क्या वर्तमान युग में आप उसे प्रतीक के रूप में ले रहे हैं? उस कहानी का मर्म क्या है, आपका मंतव्य क्या है, वो मैं आपके मुख से समझना चाहती हूँ। ये बहुत ही आसान, इसमें कुछ नहीं। देखिए, एक साधारण सा उत्तर इसका ये है कि ऐसा तिरिच होता नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं वो होता है। कल्पना है आपकी? हाँ, वो कल्पना भी है। ये कल्पना मेरी नहीं है, मेरे गांव में लोग मानते हैं ऐसा है। मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, अतिरंजित कर दिया है। और ये आप पाएंगी कि हर समाज में, हर समुदाय में, हर एक भय का कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। कहीं भूत होता है, कहीं चुड़ैल होती है, कहीं डाइन होता है, कहीं कुछ और होता है। तो वहाँ तिरिच है। ऐसा करो, तिरिच बच्चे अगर बाहर खेलने गए वो तिरिच दी जाए। तिरिच इतना डरावना है कि भयावह है। तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ फियर है वो। और वो अभी उसका अनुवाद हो रहा था इसमें आइसलैंडिक में, आइसलैंड की जो भाषा है, तो उससे मारिया है जिन्होंने अनुवाद किया उसका। वो कह रही है कि ये रामायण महाभारत पहली रचना है जो आइसलैंडिक में आ रही है।
और उन्होंने कहा कि समस्या मेरे साथ ये है कि हमारे देश में कोई ऐसा लिजर्ड नहीं है जो जहरीला, तो मैं क्या करूं उसका। तो बहुत परेशान थी कि मैं उसको क्या नाम दूं। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, फिर दादी से पूछा, फिर लोगों ने कहीं से खोजा कहीं से कि हाँ एक ऐसा मिलता है किसी लोक कथा में, तो उसने फिर उसको वो नाम दिया। तो ये मान के चलें वो फियर है और डर तो देखिए है। और ये तब लिखी गई थी कहानी 1982 में, जब न्यू इकोनॉमी आई थी, नई शिक्षा नीति, नई अर्थनीति, नई एशियाड हुआ, टेलीविज़न कलरफुल हो गया, तो हम सब चीज़ें आज आप देख रहे हैं, फ्लाई ओवर। लेकिन उसके पैरेलल में देख रहा था कि किसी का विश्वास न करें, किसी का दिया हुआ खाना न खाएं, अपने सामान की हिफाजत खुद करें, हर किसी पर शक करें। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कि लोगों के भीतर अविश्वास, संदेह, डर, ये सब पैदा होता जा रहा है। मुझे लग रहा था कि ऐसा समय आ रहा है कि अब सीसीटीवी देख रहे हैं, आप अपनी आंखों पर आपको यकीन नहीं है, सीसीटीवी के फुटेज पर यकीन है। तो ऐसा समय आ गया है। तो ये समय तो है, अब जिस ओर जा रहा है, मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, भविष्य दृष्टा, कि मैं बताऊँ कि कैसा समय होगा आगे। लेकिन ये उम्मीद करें कि मानव सभ्यता हमेशा तमाम सारी टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने के बाद एक अच्छी जगह पर पहुँचती है, हर बार पहुँचती है, और हम उसका इंतज़ार करें और इंतज़ार करना चाहिए। मेरा सवाल नहीं, एक निवेदन है कोचर साहब, आपसे एक निवेदन है। इतने अच्छे प्रयास आप कर रहे हैं और आपका संस्थान कर रहा है, इसी आधार एक निवेदन है कि जिस दिन ये कार्यक्रम होता है उस दिन अगर किसी साहित्यकार या किसी क्या कहते हैं कवि का अगर वो इस समय हमारे बीच में है, जन्मदिन या कुछ ऐसा रहता है, तो हम उसको याद करें, या जिसकी स्मृति शेष है तो भी हम उसको याद करें। जैसे आज माखनलाल जी चतुर्वेदी का जन्मदिन, जन्मशती, जन्म जयंती है, तो हम उनको जरूर याद करें, जिससे कि क्या हम लोगों को जिन्होंने ना कभी उनको देखा नहीं, तो हम लोगों को उनके प्रति थोड़ा बस एक निवेदन। इसी बात को आगे ले चलता हूँ। कदमों को चाल तो दो, दिशाएं निकल ही जाएगी। कदमों को चाल दो, दिशाएं निकल जाएगी, पुराने गम भूलने को नई खुशियां मिल ही जाएगी। आपके साथ विराम दूंगा अपने आप को। मैं सीपी देवल साहब जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आके उदय प्रकाश जी और अनंत भटनागर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और कलम के सहभागी एहसास हुमैनो फचवे को, और साथ ही साथ आप सभी को कि आपने अमूल्य टाइम निकाल के हमारे कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने का। एक रिक्वेस्ट है, आज स्पेशली कह रहा हूँ मैं, मेरे पास बुक्स कम है, तो एक परिवार एक किताब, ग्रुप में है तब भी मैं बोलूँगा एक ग्रुप एक किताब। रिक्वेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच। जो